मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए वोटिंग जारी। 10 रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ्स पर लगी कतारें। दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 52.60% वोटिंग दर्ज। वीआईपी चेहरों ने भी अपने हक राय दही का किया इस्तेमाल। आंध्र प्रदेश असेंबली की तमाम 175 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक 55.49% और उड़ीसा असेंबली की 28 सीटों पर 52.91% वोटिंग। यूपी के दादरौल और तेलंगाना के सिकंदराबाद कैंट में भी हो रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में अवामी जलसों से किया खिताब। कहा, बिहार में आरजेडी के दौरे हुकूमत में खूब परवान चढ़ी अगवा और जबरन वसूली की सिनत। वज़ीर-ए-आज़म ने गुरुद्वारा पटना साहब में भी मत्था टेका और लंगर में लिया हिस्सा। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म का वाराणसी में हो रहा है रोड शो। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने महाराष्ट्र के धौली में की रैली। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत न करने पर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे से किया सवाल। कहा, वोट बैंक का है खौफ। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रायबरेली में चलाई इंतखाबी मुहिम। इलाके में किए गए कामों का हवाला देते हुए अवाम से मांगे वोट और हुक्मरान बीजेपी हुकूमत को बनाया निशाना। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के ओएसडी के जरिए आप एमपी स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और बदतमीजी का वाकया आया है सामने। बीजेपी ने की इस वाकये की सख्त मजम्मत। झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर नोटिस किया जारी। ईडी के जरिए गिरफ्तारी को किया गया है चैलेंज। सीबीएसई के 12वीं और 10वीं के नताइज का ऐलान। 91.52% लड़कियों और 85.12% लड़के 12वीं में हुए कामयाब। लड़कियों का फीसद लड़कों से 6.40% ज्यादा। 10वीं जमात में मजमूई तौर पर 93.60% तलबा हुए हैं कामयाब। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। इस मरहले में 9 रियासतों और 1 मरकज के जेर इंतजाम इलाके की 96 नशिस्तों पर वोटिंग हो रही है, जिसके लिए 1717 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। जिन 96 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है उनमें आंध्र प्रदेश की तमाम 25 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसी मरहले में तेलंगाना की तमाम 17 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। 13 मई को उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, महाराष्ट्र की 11 सीटों, मगरबी बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 सीटों, बिहार की 5 सीटों, ओडिशा और झारखंड की 4 सीटों और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीटों पर भी वोटिंग होगी। काबिल जिक्र है कि चौथे मरहले की 96 नशिस्तों में से 20 दर्ज फहरिस्त जातों और 12 दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। दोपहर 3 बजे तक आंध्र प्रदेश असेंबली की तमाम 175 सीटों पर 55.49% और उड़ीसा असेंबली की 28 सीटों पर 52.91% वोटिंग हुई है। वाज़ेह है कि इंतखाबात के अब तक के 3 मरहलों में पहले मरहले में वोटिंग का तनासुब 66.1%, दूसरे मरहले में 68.8% और तीसरे मरहले में 65.68% रहा है। इस बार लोकसभा इंतखाबात 7 मरहलों में हो रहे हैं और नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। मरकजी वजीर और सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने काचीगड़ा के वोटिंग मरकज में अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने अपने हल्के के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। यहाँ उनका मुकाबला मौजूदा रुकन पार्लियामेंट और AIMIM के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी और BRS के गदनाम श्रीनिवासन यादव से है। हैदराबाद से AIMIM के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया।
और आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के साथ साथ आज आंध्र प्रदेश असेंबली की 175 सीटों और लोकसभा की तमाम 25 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसके साथ ही आज ओडिशा असेंबली की 28 और लोकसभा की 4 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। ओडिशा में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए आज एक साथ वोटिंग हो रही है। इस मौके पर मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से तब्दीली मतदान की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुत ही उत्साह है। मैं आपके माध्यम से उड़ीसा की उस इलाके की वोटर्स को और अपील करना चाहता हूं कि भारी संख्या में वो परिवर्तन के लिए मतदान करें। कांग्रेस लीडर रायबरेली से लोकसभा सीट के उम्मीदवार राहुल गांधी ने जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा कि रायबरेली उनका मैदान अमल है, इसीलिए मैं यहां इलेक्शन लड़ने आया हूं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी, मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। राहुल गांधी की इंतखाबी मुहिम अब रायबरेली में जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रायबरेली में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और राहुल गांधी को वोट देने की अपील की। लोकसभा इंतखाबात 2024 के चौथे मरहले के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। ओडिशा के नबरंगपुर इलाके में एक माहौल दोस्त पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। ये एक मुनफरिद पहल है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के सारण में एक बहुत बड़ी अवामी मीटिंग की। पीएम ने कहा कि आज दुनिया में हिंदुस्तान की साख भी और रौब भी। वजीर आजम ने कहा कि मोदी ने अपने 10 सालों में इससे ज्यादा तरक्की की है जो कांग्रेस ने 60 सालों में की है। पीएम ने कहा कि इंडी इत्तेहाद के अरकान मरकज में मुंगेरी लाल की हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। लोगों ने सोचा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब देखिए मुंगेरी लाल सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भानु बहन का कुनबा इकट्ठा होने वाला नहीं है जी। ये भानुमती का कुनबा इकट्ठा होने की संभावना नहीं है। इसलिए नई फॉर्मूला लाए कि हर साल एक प्रधानमंत्री, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे तो इस देश का भला होगा क्या? भला होगा क्या? मुझे बताइए, भला होगा क्या? अरे आपके स्कूल में बच्चा पढ़ता है ना, और अगर हर 2 महीने में टीचर बदल जाए तो आप जाकर के शिकायत करोगे कि भाई ये हर 2 महीने में टीचर बदल जाता है, मेरे बच्चे का क्या होगा? वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हाजीपुर बिहार में एक बहुत बड़ी अवामी मीटिंग की। पीएम ने कहा कि चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस, दोनों ने खुशामद को अपना सबसे बड़ा सियासी हथियार बनाया है। पीएम ने कहा कि बिहार में जंगल राज लाने वाले अब दलितों, पसमानदा तबकात और कबायलियों को दिया गया पूरा रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है ये लोग रिजर्वेशन नहीं छीन सकते। पीएम ने आरजेडी और कांग्रेस पर अखबार परवरी का भी इल्जाम लगाया कि सामाजिक न्याय के नाम पर लालटेन वालों ने बिहार में कितनी अंधेर गर्दी फैलाई। इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीब और अभाव में धकेल दिया, जंगल राज दिया। इन लोगों ने सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलीशान महल खड़े कर दिए। क्या ऐसे लोग बिहार का कभी भी भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? आरजेडी कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वे तो सोच रहे हैं अभी जितना समय बचा है, खुद का जितना लूट सके लूट ले। वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं
उनको आपके बच्चों की परवाह नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़े जलसे आम से खिताब किया। पीएम ने कहा कि मुल्क में एनडीए के हक में तूफान चल रहा है। वजीर आजम ने कहा कि आज मुल्क कांग्रेस जैसी डरपोक और कमजोर हुकूमत नहीं चाहता। आप अपने मोहल्ले में भी ढीला ढाला पुलिस वाला पसंद करते हैं क्या? ढीला ढाला टीचर पसंद करते हैं क्या? टीचर भी तो मजबूत चाहिए ना, मोहल्ले में पुलिस वाला भी मजबूत चाहिए ना। तो फिर देश को प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डरपोक प्रधानमंत्री देश चला सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। और इस दौरान पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने पटना में वजीर आजम के रोड शो पर अपना रद्देमल दिया है। मीसा भारती ने कहा है कि अगर वजीर आजम ने अपने दौर में काम किया होता तो रोड शो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आखिर 10 वर्षों से इस देश पे प्रधानमंत्री जी राज कर रहे हैं। देश की जनता ने उनको 2 बार मौका दिया है। तो अगर उन्होंने जो काम किया होता, डेवलपमेंट किया होता, तो आज उनको कल रोड शो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो ये शो करते कि हमने कौन कौन से काम किए, वो जनता को गिनवाते। लेकिन सिर्फ आके हाथ हिला करके और मीडिया में एक न्यूज बना करके चले जाने से ना तो देश का फायदा है और ना ही बिहार का फायदा है, और ना ही उससे कोई रोजगार मिलने वाला है, ना ही उससे बिहार को कोई स्पेशल पैकेज मिलने वाला है, ना ही उससे विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है, ना ही उससे किसानों की आय दुगनी होने वाली है। ये एक तरह से कहा जाए कि इस रोड शो से जो बिहार की जनता है उसको परेशानी ही हुई। परेशानी तो 10 सालों से दे ही रहे थे, ऊपर से कल भी आकर के वो मतलब बिहार की जनता को परेशान करके ही गए। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुरुद्वारा तख्त श्री पटना साहिब जी में मत्था टेका। पीएम ने वहां पूजा में शिरकत की और कीर्तन भी सुना। पीएम ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जेर इस्तेमाल नायाब हथियारों को भी देखा। वजीर आजम लंगर किचन पहुंचे और वहां खिदमत की। वजीर आजम ने गुरुद्वारे में मौजूद लोगों को लंगर पेश किया। वजीर आजम को गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से एजाजी सर्टिफिकेट और सिख खवातीन की तरफ से माता गुजरी जी की तस्वीर पेश की गई। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद वजीर आजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस मुक़द्दस मकाम की अहमियत, अमन और शानदार तारीख का तजुर्बा करके वाकई खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ। इस गुरुद्वारे का श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से गहरा ताल्लुक़ है। हमारी हुकूमत को इसका 350वां प्रकाश उत्सव शानदार तरीके से मनाने का एजाज़ हासिल हुआ है। वज़ीर आज़म ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि सिख गुरु की तालीमात सबकी रहनुमाई करती रहें। पीएम ने लिखा कि सिख मज़हब मसावात, इंसाफ और हमदर्दी के उसूलों पर मबनी है। सिख मज़हब का मरकज़ खिदमत है। आज सुबह मुझे भी पटना में खिदमत में हाजिरी की सादत हासिल हुई है। ये एक बहुत ही खुशगवार और ख़ास तजुर्बा था। उत्तराखंड की मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने हरिद्वार में वाक़ई मशहूर साबिर साहिब दरगाह पर चादर चढ़ाकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मुल्क में मजबूत हुकूमत के लिए दुआ की है। इस दौरान कव्वालों की जानिब से कव्वाली के प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया और उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से कलाम भी पेश किया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जीत के लिए दरगाह पर चादर चढ़ाई गई और उनकी जीत के लिए दुआएं मांगी गई।
हमने अल्लाह ताला से दुआ की है कि मोदी जी को जीत का तोहफा एक बार फिर मिले और ये जीत की चादर एक नए मुल्क में एक नई सरकार लेकर आए और हमें उम्मीद है कि यहाँ मांगी गई दुआएं खाली नहीं जाती, इसलिए हम साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हुए थे। अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर लोकसभा सीट से 5वीं मरतबा अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। उनकी नामजदगी के वक्त रियासत के साबिक वजीर आला और उनके वालिद डॉक्टर प्रेम सिंह धूमल शामिल थे। डीसी ऑफिस के बाहर उनके हामियों का एक बड़ा हुजूम भी था। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर मुल्क में बीजेपी की जीत को लेकर पुरएतमाद नजर आए। जनता ही अपने आप इतना उत्साह, उमंग और जोश भर देती है कि हर बार एक नया कीर्तिमान बनता है। और इस बार भी आपने देखा विजय संकल्प यात्रा में उत्साह और जोश अद्भुत था। एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता था। इसका मतलब जनता ने कमर कस ली है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया है। इब्तदाई तौर पर अदालत ने मजीद समाअत 20 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में करने को कहा, लेकिन सोरेन की जानिब से कपिल सिब्बल ने इसकी सख्त मुखालफत की। सिब्बल की बार बार की दरख्वास्त पर अदालत ने 17 मई को समाअत की तारीख मुकर्रर की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर और साबिक वजीर आला हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। 3 मई को फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास काफ़ी सबूत हैं और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी गलत नहीं हो सकती। हेमंत ने SLP दायर करके इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। हेमंत सोरेन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। और आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली विमेन कमीशन की साबिक चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने आज वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर उनके PA विभव कुमार पर हमला करने का इल्जाम लगाया है। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली पुलिस के DCP नॉर्थ मनोज कुमार मीना ने बताया कि आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक खातून की तरफ से PCR के लिए कॉल मवसूल हुई। इस कॉल में बताया गया कि उन्हें वजीर आला की रिहाइशगाह में मारा पीटा गया। DCP सिविल लाइंस मनोज कुमार ने कुछ देर बाद MP मैडम सिविल लाइंस थाने आई, लेकिन वो ये कहकर चली गई कि वो बाद में शिकायत दर्ज कराएंगी। स्वाति मालीवाल ने अभी तक इस सिलसिले में पुलिस को कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस जराये के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची तो स्वाति नहीं मिल सकी। उसके बाद पुलिस ने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वो बाद में शिकायत दर्ज करेंगी। किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला राज्यसभा सांसद के ऊपर हिंसा और अत्याचार होने की ऐसी कोई घटना इस देश में पहले कभी नहीं हुई है। विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। स्वाति मालीवाल जी, अगर उनके साथ ऐसा अपराध हुआ है, ईश्वर करे ये झूठ हो, लेकिन अगर हुआ है तो वो अकेली नहीं है, हम लोग सब उनके साथ हैं। ये पहली बार हुआ नहीं है। आप सब लोगों को याद होगा 2018 में पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कैसे मारपीट हुई, वो भी चीफ मिनिस्टर के बंगलों में हुई, उनके घर पर हुई। अरविंद केजरीवाल ने उसमें भी झूठ बोला कि ऐसा हुआ ही नहीं है, अंशु प्रकाश झूठ बोल रहे हैं। लेकिन प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान, इनके 2 MLAs पर केस चला और चार्जशीट भी हुए दोनों। जहाँ तक बात है विभव की, विभव का काम ही यही है कि लोगों को परेशान करे, बदतमीजी करे, उनको जलील करे। मैं जानती हूँ कि मैं खुद भुगती हूँ। निहायत ही बदतमीज किस्म का वो आदमी है, बदमाश किस्म का, और कुछ भी संभव है इस पार्टी में। और नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसी स्वराज ने आप की राज्यसभा मेंबर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और बदसलूकी के वाक़े को शर्मनाक करार दिया है। बांसुरी स्वराज के मुताबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल के उकसाने पर उनके OSD ने उनकी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की और बदतमीजी की। बांसुरी स्वराज ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत की है।
राजनीतिक विचारधारा की विभिन्नता छोड़कर इससे ऊपर उठकर अगर एक बहन के साथ, जैसा मीडिया में खबरें आ रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके उकसाने पर उनके ओएसडी ने स्वाति मालिवाल जी पर हाथ उठाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार करा है, अभद्र व्यवहार करा है, अगर ये सच है तो भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। ये शर्मसार करने वाली बात है और इसमें जवाबदेही बनती है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि अगर उन्हीं की पार्टी की एक महिला सांसद, एक महिला कार्यकर्ता उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं के घर पर सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की नारियां कैसे सुरक्षित हैं। और सीबीएसई बोर्ड के 12वीं क्लास के नतीजे सामने आ गए हैं। इस बार इम्तहान में 87.98% तलबा कामयाब हुए हैं। लड़कियां एक बार फिर से जीत गई हैं। इम्तहान में 91.52% लड़कियां और 85.12% लड़के कामयाब हुए हैं। त्रिवेंद्रम जोन में सबसे ज़्यादा 99.91% तलबा ने इम्तहान पास किया है। 1,16,145 तलबा ने 90% और 24,068 तलबा ने 95% से ज़ायद नंबर हासिल किए हैं। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे भी सामने आ गए हैं। 93.60% तलबा ने इम्तहान पास कर लिया है। 94.75% लड़कियां और 92.71% लड़कों ने 10वीं जमात का इम्तहान पास किया है। 10वीं के इम्तहान में 22,38,827 बच्चों ने शिरकत की, जिनमें 20,95,467 तलबा ने कामयाबी हासिल की। त्रिवेंद्रम रीजन के सबसे ज़्यादा 99.75% तलबा ने इम्तहान पास किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के सबसे ज़्यादा 99.09% तलबा ने इम्तहान पास किया। दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए भारत और फ्रांस आज से मेघालय के अमरोई इलाके में मुश्तरका फौजी मशक शक्ति के 7वें एडिशन का इनेकाद कर रहे हैं। हिंदुस्तानी फौज ने कहा है कि मशक का मकसद एक मौजूदा मंजरनामे में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए दोनों फरीकों की मुश्तरका फौजी सलाहियत को बढ़ाना है। मजीद ये कि मुश्तरका मशकों से दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। ये मुश्तरका फौजी मशक 26 मई तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि भारत फ्रांस मुश्तरका फौजी मशक का 6ठा एडिशन नवंबर 2021 में फ्रांस के रैगनान के मिलिट्री स्कूल में हुआ था। आज जब हिंदुस्तान तेजी से इक्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न है, वहाँ कुछ ऐसे शोबे हैं जिनसे मुल्क में रोजगार के मौक़े के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करने की उम्मीद है। इस वक्त स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर ने आज एक नई रिपोर्ट मोदीनोमिक्स के नताइज जारी किए हैं। इस रिपोर्ट में मुसलसल इस्लाहात की वजह से हिंदुस्तान में नए रोजगार के इम्कानात के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 से हर साल औसतन 5.40 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्कॉच ने 2014 और 2024 के दरमियान मोदीनोमिक्स के नताइज का ऐलान किया है। ये इस सिलसिले की 5वीं रिपोर्ट है। क्रेडिट से मुंसलिक रोजगार और सरकारी स्कीमों की पहल के सबब 2014 से रोजगार में नुमाया इजाफा देखा गया है। 2014 से अब तक हर साल औसतन 5.40 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। हमारी नामानिगार भावना नायर ने स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर से मोदीनोमिक्स के नताइज पर खुसूसी बातचीत की। साल 2014 से हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हुए हैं, यानी कि पिछले 10 साल में 51 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। और ये ताजा आंकड़े हैं स्कॉच ग्रुप की ताजा रिपोर्ट के। और हमारे साथ स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन इस समय मौजूद है समीर कोचर जी। समीर कोचर जी, आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। ताजा आंकड़े क्या बयां कर? ताजा आंकड़े जो बोल रहे हैं, पहली चीज मैं स्पष्ट करूं कि 51 करोड़ पर्सन ईयर्स की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। इसके अंदर 2 तरीके की एम्प्लॉयमेंट है। एक तो क्रेडिट लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट है, जहां लोगों को रोजगार के लिए लोन दिया गया है और उस लोन से काफ़ी अच्छी जॉब जनरेशन हुई है। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत काफ़ी लोन दिए गए हैं और उसकी वजह से ही कम से कम 2.5 करोड़ नई नौकरियां हर साल ऐड हुई हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने हर साल के न्यू अकाउंट एडिड का नंबर लिया है और हमने फील्ड सर्वे करके देखा है कि एक अकाउंट से कितनी नौकरी जनरेट हो रही है। 3-4 चीज़ें हुई। एक तो पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो ये जनधन आधार मोबाइल आया, गांव-गांव के अंदर क्रेडिट लिंकेज गए, बैंक्स का अपना नेटवर्क बढ़ा, तो ये जो है फाइनेंशियल डीपनिंग भी हमारी बहुत ज़्यादा हुई और क्रेडिट गैप जो है मोदी गवर्नमेंट के अंदर 12% आउटरीच गैप कम हुआ है।
उसका इम्पैक्ट जो है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के साथ भी है। जिस स्टेट में ज़्यादा कम हुआ है उसका एनएसडीपी भी अच्छा हुआ है, तो ये कोरिलेशंस भी इसमें पॉजिटिव हैं। तो इसका फाइनली जब ये इकोनॉमिक्स को आप छोड़ के साइड पर रखें तो ज़मीन पे क्या हुआ, तो ज़मीन पे हुआ कि इतने सारे लोगों को रोज़गार मिला है। तो ये थे हमारे साथ स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन जो ये बता रहे थे कि साल 2014 से लगातार रोजगार के अवसर बढ़े हैं और इसका मुख्य कारण रहा है सरकारी योजनाएं। कैमरामैन सुमित के साथ भावना नैयर, दिल्ली, डीटी न्यूज। और रुख करेंगे खेल के मैदान का। इंडियन प्रीमियर लीग में आज अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। अगर गुजरात टाइटंस प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहते हैं तो टीम को आज हर हाल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीतना होगा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।